नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत अत्री जी को जोड़िए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू। आपके देखते देखते क्या से क्या हो गया। संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दरवाजे पर उनके बगावत पहुंच चुकी है। ये मुझे लगता है शायद पहली बार हुआ है आजाद भारत के इतिहास में जब सीजेआई के सामने अलग अलग राज्यों से बागी पहुंचे हैं दरवाजे पर और दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं आपकी मनमानी नहीं चलेगी, हम जो कह रहे हैं उसको गौर से सुनो और जो हम कह रहे हैं वही करना पड़ेगा। मामला वही माय लॉर्ड का है, नोटों को की बोरियों वाले माय लॉर्ड का, जस्टिस यशवंत वर्मा। उनकी कहानी आज और खुलेगी। इस कहानी में पुलिस भी फंसेगी, फायर ब्रिगेड वाले भी फंसेंगे, फायर वाले भी फंसेंगे। कब सीज कर रहे हो कमरा, मौकाए वारदात ही नहीं सील किया है, बताओ गजब। लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। पहले डिबेट के पहले पार्ट में हम चर्चा करेंगे सीजेआई के घर के दरवाजे पर बगावत। इस बगावत में हाथ किसका है? क्या अमित शाह के खेल में सुप्रीम कोर्ट फंसा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप भी सोच रहे होंगे कि अमित शाह का इससे क्या लेना देना। ये सवाल हमारे और हेमंत भाई के बीच भी उठा कि क्या लेना देना। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल हैं, उन सवाल और उन शंकाओं का समाधान इसी चर्चा में हम करेंगे कि क्या ये शाह का खेल है और इस खेल से आखिर क्या सिद्ध करना चाहते हैं। वैसे भी सियासत के चाणक्य कहे जाते हैं, तो ऐसे लोग बड़े दूर तक की चाल चलते हैं। एक मोहरा सिपाही चलते हैं और निशाने पर राजा होता है। चाल सिपाही की होती है, यानी प्यादे की होती है। सीधा हेमंत भाई के पास आते हैं, पहले बगावत वाले पोजीशन पे। पहले बगावत यानी तथ्य, फिर विश्लेषण पे जाएंगे। हेमंत भाई, ये बगावत कहां कहां से पहुंची है दरवाजे पर और क्यों पहुंची, क्या डिमांड है? पहले पूरी खबर ब्रीफ कर दे, फिर आएंगे उस पार्ट पे, शाह वाले पार्ट पे। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, बड़ी खबर ये है कि जो 3 दिन पहले मिस्टर अनिल तिवारी ने कहा था, जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने दावा किया था कि हमारे पास पूरे देश की 22 हाई कोर्ट्स की बार का समर्थन है। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज वो तमाम बार प्रेसिडेंट्स को लेकर के और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। और बार एसोसिएशन उनकी खुद की तो है इलाहाबाद की, उसके अलावा लखनऊ बेंच की है, गुजरात की है, कर्नाटक की है, और जबलपुर जो मध्य प्रदेश में जो बेंच होती है उसकी। तो उन सारी बार्स के प्रेसिडेंट दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो सारे के सारे ना केवल जस्टिस खन्ना से मिलेंगे, बल्कि जो कॉलेजियम के बाकी 4 मेंबर्स में सीनियर मोस्ट जजेस, उनसे भी मिलने वाले हैं। उनकी मांग केवल 2 सूत्री है। पहली मांग ये है कि इनको, जस्टिस वर्मा को, किसी भी हाई कोर्ट में दिल्ली के बाहर ट्रांसफर ना किया जाए, नंबर 1, और उनके खिलाफ इमीडिएटली एफआईआर दर्ज की जाए। तो उसको लेकर के ये लोग मिलने वाले हैं। अभी पहुंचे हैं वो लोग, तो मुलाकात होती है नहीं होती है, क्या होता है वो तो एक इंटरनल चीज रहेगी, क्योंकि बाहर आने की तो उसकी कोई गुंजाइश कम है। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात एक और है, अगर आपको ध्यान हो, 3 दिन पहले 3 वकीलों ने, जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल कर रखी है और वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, नंबर 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इस पूरे खेल में सबसे जो चौंकाने वाली चीज है, उसका आपने हल्का सा जिक्र किया। देखिए, 14 तारीख की रात को आग लगी थी और उसके बाद नोटों की गड्डियां भी मिल गई, नोटों की बोरियां भी मिल गई, वीडियो भी आ गए, फोटो भी आ गए, सब हो गया। और 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 8वें दिन जब अंग्रेजी के अखबार में वो खबर छपी, उसके बाद वो सब कुछ एक्शन में आए, सारी चीजें। लेकिन जब कल जो इंक्वायरी कमेटी है 3 जजों की, जब वो पहुंची कल वर्मा के घर पे, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने वो जो स्टोर रूम था जहां पर पैसे थे, जो बोरियां थी पैसों की, उसको कल सील किया है। 14 तारीख का हादसा और कल थी 26 तारीख। 12 दिन के बाद आपको क्या लगता है वहां पर क्या मिलेगा? नंबर 1। नंबर जो सीसीटीवी की फुटेज थी, सीसीटीवी की जो डीवीआर बोलते हैं जिसको, वो भी कल उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है। अब उसमें वो उस दिन की सीसीटीवी है कि फुटेज है या नहीं है, वो एक अलग पक्ष रहेगा, वो तो पुलिस जांच में पता लगेगा उसका। और तीसरा जो बात है कि अगर जब रात को पुलिस आई थी 14 की रात को, अगर उस कमरे को तभी सील कर देते तो कम से कम वो मलबार, वो सारी चीजें बच जाती, जिससे फॉरेंसिक एनालिसिस हो पाता, केस की जांच हो पाती। इसके अंदर तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं इस केस की जांच में। एक तो देरी बहुत हो गई, नंबर 1, अभी तक भी एफआईआर नहीं है।
अभी तक भी एफआईआर नहीं, जब मैं और आप बात करें अभी तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो जांच क्या करोगे? और वो जब सारा कमरे से मलबा हटा ही दिया गया है जला हुआ, तो वहां पे आप करोगे, उसको सील करो या मत करो, उससे कोई बहुत फर्क पड़ता है क्या? तो ये पूरे का पूरा अपने आप में एक रहस्य है। और असली खेल जो है वो ये है कि ये सारे लोग जो है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ये पहुंचे हैं और झंडा एक तरीके से इन्होंने उठा लिया है बगावत का, कि हम किसी भी सूरत में इनको, हालांकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कॉलेजियम जो था पहले वो उसको वो कर चुका है नंबर 1 ट्रांसफर के लिए, और दूसरी बार जो है 3 दिन पहले उन्होंने फिर अपना रिट्रेट कर दिया कि नहीं, इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजना है। तो ये सारी सूरत जो है ये अपने आप में एक टकराव से का माहौल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, जितने भी लोग आए हैं बार एसोसिएशन के प्रधान, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। जो अगर आप देखोगे, मैं आपको रोकूंगा, ये कई चीजें हम आज चर्चा को हम उस एंगल पर ले जाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं जहां पर किसी का ध्यान नहीं। ये देखिए, जस्टिस अभय अशोक, मैं आज की तारीख में इस देश में अगर किसी एक जस्टिस की रिस्पेक्ट इस मामले में करता हूं, नंबर 1 पे 4-5 हैं, तो जस्टिस अभय अशोक हैं। उन्होंने क्या कहा है? जस्टिस ओक कॉल्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन, वी हैव नो राइट टू से कॉमन मैन हैज फेथ इन जुडिशरी। मतलब हमें ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि आम आदमी को न्यायपालिका में भरोसा है। हटा दीजिए इसको। ये असल में ये खबर कनेक्ट हो रही है, इस चर्चा से हमारे कनेक्ट हो रही है। यही अविश्वास कोई मानने को तैयार नहीं है, सीजीआई भी मानने को तैयार नहीं है। सीजीआई भी नहीं मान रहे हैं कि इस कदर अविश्वास अब हो चुका है, क्योंकि नोटों के बंडल पर अगर एफआईआर नहीं होगी तो उस अविश्वास पर, बेसिकली अविश्वास पर मुहर लग रही है कि अब जज के घर में नोट मिले कोई बात नहीं है, मौज करो, जज साहब को कोई हाथ नहीं लगाएगा, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी हो टाइप में, तो कोई उनका बाल बाका नहीं कर पाएगा। खैर, हम इस विषय पर जो जस्टिस ओक वाले से हम जरा चलते हैं। आज ही संजीव खन्ना साहब के पास इस मामले में उन पर तत्काल एफआईआर करने के लिए एक पिटीशन गई थी, उसकी भी सुनवाई हुई। आज सुनवाई हुई, मतलब उनके सामने उन्होंने केस को रजिस्टर किया है, कायदे से कहा जाए। उन्होंने कहा डेट के लिए कहा कि आप रजिस्ट्रार के पास जाइए, तारीख लीजिए, लेकिन हम इस केस पर सुनवाई करेंगे। ये वही मामला है जिसमें मुंबई के 4 अधिवक्ताओं ने, जिनका एक न्यायपालिका की सफाई का एक अभियान जिन्होंने चला रखा है, उन्होंने केस दायर किया था। हालांकि वकील जो उनके थे, चारों वकील ही हैं जो पिटीशन किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसमें आप लेट लतीफी मत करो। मैं आपको बता दूं, मैथ्यू जे नेदुम्पारा अधिवक्ता का नाम है। इन्होंने कहा कि जो है कि तत्काल सुनवाई हो इस केस की। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें पुलिस जांच के बजाय आंतरिक जांच 3 जजों से करवा रहे हैं, और एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि क्या जजों को आम नागरिकों की तरह ही कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा अगर किसी व्यवसायी के घर से नोट मिला होता तो अब तक ईडी, सीबीआई, आईटी सब एक्टिव होती और उठा ले गई होती। तो उस पर सीजीआई खन्ना ने कहा कि आपका मामला सूचीबद्ध हो गया है, कोई सार्वजनिक बयान न दे। नेदुम्पारा ने जवाब में जज के खिलाफ एफआईआर की जरूरत पर जोर दिया, मतलब उनका ज्ञान लेने के बजाय उन्होंने कहा पहले एफआईआर करो, ज्ञान आप बाद में देना। सह याचिकाकर्ता जो हैं उन्होंने कहा कि अगर इतना पैसा किसी व्यवसायी के घर मिलता तो ईडी, आईटी उसके पीछे पड़ जाती। सीजीआई ने आगे चर्चा से इनकार करते हुए रजिस्ट्री से सुनवाई की तारीख लेने को कहा। अब यहीं पर अविश्वास, जस्टिस ओक की फोटो क्यों दिखाई थी हमने? जस्टिस ओक ने क्या कहा? इंट्रोस्पेक्शन, आत्मंथन। कितने मामले ऐसे हैं जिन मामलों को तत्काल सीजीआई उठा लेते हैं कि नहीं अभी हम सुन लेते हैं। ये मामला जिसमें एफआईआर होना है ऑलरेडी 13 तारीख 14 तारीख की बात, और हम 26 तारीख में बैठे हुए हैं। ऑलरेडी इतना दिन गुजर चुका, सबूत वबूत तहस नहस हो चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जाके तारीख ले लो, अभी आगे इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, तारीख ले लो। यहाँ पे मैं तारीफ करने के लिए नहीं इस खबर को लाया हूँ कि संजीव खन्ना की तारीफ होगी। आप सोचिए हेमंत भाई, अभी भी कह रहे हैं कि जाइए तारीख लीजिए, जबकि इस पर तो तत्काल करना चाहिए था कि भाई लाओ तथ्य रखो, वीडियो हमने देख ही रखा है, चलो सुन लेते हैं भाई। कुछ ये इसमें वो नहीं। हाँ, जिसको आप मेंशन कर रहे हैं ना,
ये सारी हियरिंग कल हुई थी दोपहर को। ये लोग कल हम्म, इन्होंने अर्जेंट मेंशनिंग की थी चीफ जस्टिस के यहाँ पर। और उसमें जब चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तो आप बाहर मत इस बारे में कोई बात कीजिए, और हमने रजिस्ट्री को बोल दिया है आपका केस लिस्ट हो गया है, आप टाइम वगैरह का वहां पे बात कर लीजिए। ये कल की घटनाक्रम थी। हाँ, वो घटनाक्रम थी, उसके बावजूद भी उनको पता है कि पिटीशन आ चुकी है, तब भी एफआईआर नहीं हुई। और आज उनको ये पता है कि ये सारी 12 स्टेशन उठ के आ गई हैं, उसके बाद भी जब हम बात कर रहे हैं तब तक एफआईआर का कोई आदेश नहीं है। और आपको एक बात का पता है, जिस तरह की प्रिविलेजेस इनको हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को, उसमें किसी जज के खिलाफ एफआईआर करने से पहले सीजीआई की परमिशन जरूरी है। तो वो परमिशन अभी तक क्यों नहीं मिली 14 तारीख से लेकर के आज 27 तारीख है, ये अपने आप में एक सवाल है। पिटीशन भी आ गई, बार एसोसिएशन भी आ गई। इलाहाबाद वाली बार एसोसिएशन तो 4 दिन से कह रही है, वहां जब उन्होंने अपनी मीटिंग की थी मंडे को, उन्होंने तब भी कहा था कि एफआईआर दर्ज कीजिए और इनको तो ट्रांसफर कैंसिल कीजिए, ट्रांसफर मत कीजिए यहाँ पर। उसके बावजूद भी ये सारा घटनाक्रम हो रहा है। और इस केस को सुनने में कितनी देर का काम है बेसिकली, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटीज का सवाल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार, उसमें मैं और आप क्या टिप्पणी करेंगे। असली सवाल है 13 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर ना होना, 12वें दिन कमरा सील होना, सीसीटीवी फुटेज 12वें दिन ले लिया जाना, और वो जो सारा मलबा था उसका गायब हो जाना। वो गायब कहाँ हुआ? कल वो इंक्वायरी कमेटी ने भी कल मौके का कल निरीक्षण किया है। ऑब्वियसली 14 तारीख के बाद से लेकर 12वें दिन निरीक्षण हो रहा है। कल पुलिस के भी अधिकारी पहुंचे हैं, उन परिवार के लोगों से बात भी की है, भाई क्या था, क्या जो इनिशियल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टाइप की चीज होती है, लेकिन पर्चा तो दर्ज नहीं हुआ ना। तो इस सारे मामले में जितने जवाब देने की कोशिश है, उसमें सवाल उससे कहीं ज्यादा है। और यही जुडिशरी की जो विश्वसनीयता है, यही जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, उसको कहीं ना कहीं डाउटफुल करता है। आम अच्छा, आदमी होता तो सोचिए क्या है। और इस मामले में तो सीजीआई पहले दिन से, पहली घटना से लूप में है, हर चीज उनको बताई जा रही है। दिल्ली का ही मामला हो गया ना, कोई बाहर का, नागालैंड का तो है नहीं मामला, ये दूर की स्टेट का तो मामला है नहीं, कम्युनिकेशन का तो इशू है नहीं। पहले दिन से रियल टाइम में अपडेट उनको जा रहे हैं, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज ना होना, ये अपने आप में कई सवाल तो पैदा करता है। देखिए वो सवाल ही, जिस सवाल पर अब आज मैं उस सवाल पर आता हूं जिस सवाल पर अब तक कोई नहीं गया। हेमंत भाई, क्या ये मैच फिक्सिंग तो नहीं है? ये मेरे मन का संदेह है। इस पे अगर खन्ना साहब को बुरा लगे या धनखड़ साहब को, किसी को बुरा लगे तो क्षमा नहीं मांगूंगा। बुरा लगे तो लगे, लेकिन क्या ये मैच फिक्सिंग तो नहीं है? मुझे मेरे मन में 3 बिंदु आए और उन 3 बिंदुओं के आधार पर मेरे मन में शंका पैदा हुई। तीनों बिंदु बताता हूं। पहला बिंदु, संजीव खन्ना साहब 12 दिन बाद भी सीजीआई ने एफआईआर का आदेश नहीं दिया। संजीव खन्ना की तारीफ धनखड़ साहब ने की। ये पहले पॉइंट में ही समझिए, संजीव खन्ना की तारीफ धनखड़ साहब ने की है। और वो बोले क्या थे, कोट अनकोट में, अगर मैं दुरुस्त हूं, कहा उन्होंने कि सीजीआई की तारीफ की जानी चाहिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने, उनके पास जो वीडियो एविडेंस थे उन्होंने उसको सार्वजनिक कर दिया। सीजीआई की तारीफ हुई। उस सीजीआई की तारीफ हुई जिसने 12 दिन से उस मामले में कुछ नहीं, 9 दिन चले 2.5 कोस। कहावत है हमारे यहाँ देसी में, उत्तर प्रदेश में, कि 9 दिन तक लगातार दौड़े उसेन बोल्ट टाइप, और 9 दिन बाद दूरी कितनी तय हुई? 2.5 कोस 9 दिन में। कोस में मतलब कई जगह पे, यहाँ कोस में एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो जो है 2.5 कोस मतलब 7.5 किलोमीटर 9 दिन में चले, और लगातार कह रहे कि हम चल ही रहे हैं। उसी टाइप की तारीफ हुई कि उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक करके किया क्या साहब? अगला तो सो रहा है इसी चला करके मौज में। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, इस तारीफ के साथ उन्होंने एक रख दिया, एनजीएससी का नाम ले लिया। एनजीएससी का नाम दूसरे पॉइंट में समझना होगा। मोदी और शाह, इनकी इच्छा इसको लेकर के, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त करेगी। 2014 में जब सरकार बनी थी मोदी जी की, दर्शक गौर से सुने, ये आपके हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। उसी समय ये जो है एनजीएससी का बिल आया, मतलब लाया गया। और चौंक जाएंगे आप कि कांग्रेस और लेफ्ट किसी ने विरोध नहीं किया था, सबने साथ दिया था। ये मामूली नहीं है, इसको संविधान संशोधन के करके लागू किया जा सकता था, क्योंकि 1993 में कोलेजियम जब आया था तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। उसने संविधान की व्याख्या करके ही कोलेजियम सिस्टम लाया था। तो उस कोलेजियम को हटा करके एनजीएससी लाने के लिए बाकायदे संविधान संशोधन की जरूरत थी, जिसमें 2/3 आधे राज्यों
के से सहमति आवे, पहले पास हो गए और फिर यहाँ संसद में 2/3 सब हो गया टनाटन, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट सब साथ थे। जुडिशरी को मुट्ठी में रखने की इच्छा सबको होती है। अच्छा, 14 में कांग्रेस लेफ्ट इनको भी नहीं पता था कि ये वाकई 50 साल राज करने के लिए आए हैं। उनको था 14 में आए हम, 19 से तो एनजेसी हमारा होगा। असली ये है मंशा, इसीलिए कांग्रेस लेफ्ट इन सबकी मंशा, इस देश के नेताओं की मंशा इस देश को शिकंजे में कसना। हेमंत भाई थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं बिंदुओं को क्यों मैं लाया ये सवाल, ये तो वो एनजीएसी लाना चाहते हैं। धनखड़ साहब ने उसकी चर्चा छेड़ दी। धनखड़ साहब के साथ एक इस देश में राष्ट्रवादियों के सबसे बड़े वकील, मतलब वो उन्हीं को सबसे बड़ा वकील कहते हैं। उनको ही बुरा लगे तो उनसे भी माफी नहीं, लेकिन राष्ट्रवादियों के अंधभक्तों के लिस्ट में वो सबसे नंबर 1 पे वकील है। उनका नाम है हरीश साल्वे, और 1 रुपए में केस लड़े जो है, उसके बाद तो और वो बड़े हो गए। हरीश साल्वे ने ये ताल छेड़ा, हरीश साल्वे ने कहा नहीं ये कोलेजियम में बहुत गड़बड़ है। कोलेजियम में जितना गड़बड़ उससे ज्यादा गड़बड़ी का आशंका इसमें है, जेएससी में है। वहां भी गड़बड़ी है, खूब है। तो हरीश साल्वे फिर धनखड़ आ गए। थोड़ा बोरिंग लगेगा मुझे लग रहा है, दर्शकों से मैं बीच में कह दूं, ये बड़ा लेकिन तकनीकी और इम्पोर्टेंट मसला है। शाह का खेल जो मैं कहा था उसलिए इसको बता रहा हूं। एनजेएसी को लेकर के संजीव खन्ना उधर, मतलब संजीव खन्ना उधर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे न्यायपालिका पर लोगों का सम्मान लगातार जो घटा था वो रसातल में जा रहा है। हेमंत भाई, दूसरी तरफ जितने लोग बागी के रूप में कहा जा रहा है कि बार वाले बागी हो गए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, ये कहां की बार है? यूपी की बार। यूपी की बार को कभी आपने सुना कि यूपी की बार ने कभी किसी जो है अभी जैसे कुंभ में भगदड़ हुआ था, इलाहाबाद ही भगदड़ हुआ था। कुंभ भर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील बहुत परेशान रहे हैं हेमंत भाई, आपको मैं बताऊं, बहुत परेशान। एक को तो रोड पर पुलिस वालों ने पीटा था, वकील को। इलाहाबाद में वकील को पीटना आप ये मान लीजिए कि व्हाइट हाउस में ट्रंप का कॉलर पकड़ने के बराबर है। हाँ, पुलिस की हिम्मत नहीं होती इलाहाबाद में, प्रयागराज बोल दें तो वहां पे वकील को पीटा पुलिस वालों ने, थपड़िया दिया। तो तब भी बार खामोश रहा, तब भी बार ने नहीं मोर्चा खोला कि योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करो नहीं तो हम जो है डंक ईंट से ईंट बजा देंगे, नहीं बोला ये बार। ये बहुत गुस्से में कह रहा हूँ, इस पे जो संदेह मुझे है, ये बार यशवंत वर्मा पर पूरा मोर्चा खोल चुका है। गुजरात का बार आ गया मैदान में। गुजरात का बार, जहां पे मैं गुजरात में एक केस को लेकर मैंने बात किया था, बार से जुड़ा हुआ, जिससे बात किया उसने कहा यहाँ का बार बिना ऊपर के परमिशन के कोई फैसला नहीं करता है, वो कोई फैसला नहीं करता। मध्य प्रदेश का बार, ये सारे बार वहां बगावत करना, कहीं ये पूरी तैयारी उसी स्क्रिप्ट की तो नहीं है कि इतना बिल्ट हो जाए प्रेशर, इतना भयंकर प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पे आ जाए दिखावे के लिए, मतलब संजीव खन्ना जी भी दिखा, मतलब प्रेशर महसूस करें कि देखिए मैं तो बहुत तनाव में, दबाव में हूं, ये दबाव सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होना चाहिए, सरकार फैसला करे। और फिर फाइनली हो कि ये सबसे मुफीद मौका है, चलिए एनजेसी आ गया, जिसे 2015 में 4-1 के बहुमत से असंवैधानिक घोषित करके बाहर फेंक दिया था इसी सुप्रीम कोर्ट। क्या ये खेल तो नहीं है? मुझे ये खेल डाउट है। अब आप जो बताओ ये आशीष सही मान। आशीष भाई, मंशा 100% पहले दिन से वही है। हम लगातार 21 तारीख की बात कर रहे हैं। चूंकि स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी इसलिए सारा गड़बड़ हो गया मामला। पहले तो मामला ये था कि इनिशियली तो ये था कि वर्मा को बचाया जाना है, इसीलिए आप देखिए 14 से 20 तक सब कुछ होता रहा, सारी वीडियो, सारे फोटो, सब कुछ हर एक के पास था, लेकिन वो बाहर मीडिया में नहीं आने दिया गया। 21 तारीख को वो खबर छपी, उसके बाद स्क्रिप्ट चेंज होनी शुरू हुई है। और फिर जो आपदा में अवसर, जो मोदी जी का फेवरेट वो है, उसको कहीं ना कहीं वो प्लान एक्शन में आई, और उसकी शुरुआत की साल्वे साहब ने डॉगी चैनल्स के जरिए। तमाम जगह पे उन्होंने एनजेसी का जिक्र किया और किया। वो 21 तारीख की बात है। उसके बाद 22 तारीख से लेकर के लगातार 3 दिन तक वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब, जिनका बड़ा प्रिय शगल है, जो अपने आप को इस देश का बड़ा न्यायिक विद्वान मानते हैं, वो ये मानते हैं कि मेरे से बड़ा कोई वकील शायद ही होगा। और उसमें वैसे ही कसर खड़गे साहब ने भी पूरी कर दी, उनको बहुत बड़ा विद्वान कह दिया उसके अंदर कि आप तो इतने महान हैं कानून के मामले में। तो बेसिकली अब ये नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है,
और जब नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो उसमें नए नए किरदार बीच में आना जाना स्वाभाविक है, प्री डिटरमाइंड नहीं है ना। पहली स्क्रिप्ट में तो वर्मा को बचाया जा रहा था, वो खबर लीक हो गई, तो फिर दूसरी स्क्रिप्ट 21 तारीख से लिखी जानी शुरू हुई। तो आप अब जो देख रहे हैं वो दूसरी स्क्रिप्ट का वो है, एक तरीके से मंचन कह लीजिए उसको। हाउस के अंदर, राज्यसभा के अंदर धनखड़ साहब ने क्या किया, खड़गे को उनको बुला लिया, अपने नड्डा को अपने चैम्बर के अंदर भी बात करेंगे। खड़गे ने अगले दिन सारा काम खराब कर दिया, कि हाउस के अंदर ही कह दिया कि भाई आप जिससे बात करनी है आप सबको बात करिए फ्लोर लीडर से, हमसे अकेले में क्यों बात करते हैं। तो मंशा दबी कुचली वही है एनजेसी की, लेकिन इसमें खन्ना का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। खन्ना का रोल तो आएगा पास हो गए तब कोई जुडिशियल रिव्यू में जाए तो फिर वही बात होगी। वो धनखड़ ने पहले ही खेल कर दिया। धनखड़ ने भरे हाउस में ये कह दिया सारे फ्लोर लीडर्स के सामने कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है 2/3 मेजोरिटी वाला, उसका रिव्यू करने का अधिकार किसी को नहीं है। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो पहले किया था उसको भी गलत मानते हैं। पहले भी तो संविधान संशोधन ही था ना ये, उसको खारिज किया था। तो अब उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया है कि इसका अधिकार किसी को नहीं है। अब समस्या दूसरी है आशीष भाई, जो आप समझ रहे हैं खेल उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। 2014 में जैसे आपने कहा तब इनकी नई नई सरकार थी और अरुण जेटली जैसा कानून मंत्री था, बहुत बहुत श्रूड और बहुत पीआर जिसका बहुत मजबूत था। तो उन्होंने क्या किया कि इन सबको बहला फुसला के सारे मान गए भाई चलो एनजेसी का। तब सरकार की पूरी मंशा का अंदाजा नहीं था, जैसे आपने कहा ना 50 साल राज करेंगे, उसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब इन्होंने अब 11वां साल आ गए, इन सबको पता लग गया सारे अपोजिशन को कि इनकी मंशा एक्चुअली क्या है। तो इस बार एनजेएसी लागू हो पाएगा क्योंकि 2/3 मेजोरिटी तो अब भी चाहिए। तो क्या ये दल उसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। आपने अगर मीटिंग देखी हो वाइस प्रेसिडेंट की फ्लोर लीडर्स के साथ, वो सारे के सारे लीडर अपनी पार्टियों को बड़े नेता है सब, किसी ने भी कमिट नहीं किया, कुछ नहीं बोले, केवल सुन के आ गए। वो ऐसा था बेसिकली धनखड़ गेज कर रहे थे कि इनका मन क्या है, जो मन लेना होता है ना, मन तोलना, और ये लोग धनखड़ का मन तोल रहे थे, धनखड़ के जरिए सरकार का मन तोल रहे थे कि भाई इनकी मंशा क्या है। तो सरकार की मंशा तो मुझे और आपको पता है पहले से कि उनका तो किसी भी कीमत पे एनजेसी को लेके आना है। लेकिन अब जो विपक्ष है वो दूध का जला है, वो इस बार इतनी जल्दी से समर्थन दे देगा एनजेसी को या उसमें तमाम तरह के संशोधन करेगा, संशोधन पर, क्योंकि अकेले सरकार नहीं कर सकती, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो आसान नहीं होगा। लेकिन सरकार की ओवरड्यू मंशा जरूर है पिछले 11 सालों से, और मेरे ख्याल में मोदी जी की इकलौती यही मंशा बची हुई है जो पूरी नहीं हुई, वरना तो हर चीज को अपने काबू में कर चुके हैं। जुडिशरी का एब्सोल्यूट कंट्रोल अभी ऑफिशियली आना बाकी है, इसलिए सारी की सारी स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है, कुल मिला के बात के लिए। लेकिन इसमें जो है आपने जो कहा ना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 14 वाली स्थिति अब नहीं है 25 में, आज ही। बाकी तो आपने कहा खामोश है, लेकिन महुआ मोइत्रा ने बोल दिया है। मैं वही अभी लेटेस्ट अपडेट देखा, महुआ मोइत्रा ने बोल दिया है कि ये जो कुछ भी खेल चल रहा है, जो हमने अभी सवाल खड़ा किया था, पता नहीं अभी मेरे पास तत्काल ये चर्चा करते समय मेरे पास एक इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम से भेजा गया कि ये देखिए अभी का अपडेट है। महुआ मोइत्रा का बयान है कि ये जितना चल रहा है दिल्ली से दौलताबाद तक जो खेल, इस सबका एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, वही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, उसी के हिसाब से सारा कुछ सजाया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है। तो इसका मतलब अपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, और अगर बोलना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि अब एनजेएसी पर साथ विपक्ष का नहीं मिलेगा। जब मिला था तो मिला था, लेकिन सवाल कई हैं। विपक्ष में भी जब स्लीपर सेल्स की बात करते हैं तो बहुत है, और हर पार्टी में। आज की तारीख में हम लोग कांग्रेस की ज्यादा चर्चा करते हैं, हर पार्टी में उनको भी एक्टिव किया जाएगा कि वो भी अपने अपने नेताओं को समझाएं कि आज नहीं तो कल सरकार में तो हम भी आएंगे। मतलब वो कहते हैं ना गाजर लटका देना, वो गाजर लटकाने की कोशिश होगी कि आज नहीं तो कल सत्ता में आएंगे तो देखो इसका फायदा तो मिलेगा। तो ये भी कोशिश होगी पैरेलल, समानांतर। खैर आज थोड़ा जल्दी ही 24 मिनट हालांकि हो चुके हैं, लेकिन जल्दी ही थोड़ा अभी इजाजत लेंगे। थोड़ा मैं बाहर हूँ, बड़े विषम परिस्थितियों में। दर्शकों से बोल दूं कि आज के कार्यक्रम में थोड़ा ऑडियो वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस अगर हो तो क्षमा करेंगे आप लोग, क्योंकि थोड़ा ऐसे जगह पे हूँ कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस में खाली ये कार्यक्रम करना आज मजबूरी है, तो कैसे भी हालत में बैठ करके कर रहा हूँ। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। हेमंत अत्री हमारे साथ होंगे और कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।